हेलो बच्चों। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था फोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्स बल के प्रकार क्या क्या हैं। तो बल के जो प्रकार हैं ये देख लो कि बल के प्रकार के लिए मैंने एक ग्राफ बना दिया है। तो फोर्स या बल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल और दूसरा होता है फ्रिक्शन यानी घर्षण। फिर आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इन सभी चीजों के बारे में हम अलग अलग देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है संपर्क बल, यानी जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीज के दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है या कांटेक्ट में आता है तो उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं यानी संपर्क बल कहते हैं। यहां पर देख लेते हैं फोर्स दे कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। यह बल तब लगता है जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में हो। तो यहाँ पर देखिए संपर्क का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कोई भी चीज आपके पास ऐसी है, जब भी आपको धक्का देना होता तो आप इन दोनों चीजों को कांटेक्ट करोगे ना, तब तो ये होगा। अगर मान लेते हैं कि हमको इस पेन को धक्का देना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कांटेक्ट करें तब तो ये आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह की जो फोर्स लगते हैं वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो आ गया मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स के बारे में देखो क्या है कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ, क्या है, फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। यानी मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो पेशीय बल कहलाता है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ये चीज गलत हो गई है, मैंने संपर्क बल लिख दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्कुलर फोर्स की जगह होना चाहिए पेशीय बल। ठीक है, ये सही कर देता हूं। आपको जब नोट्स मिलेगी तो बिल्कुल करेक्शन वाली नोट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है पेशीय बल। तो समझ गए होंगे पेशीय बल। तो पेशीय बल क्या होता है? मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। यानी मांसपेशियों के कारण वस्तुओं पर लगने वाला जो बल होता है वो पेशीय बल होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि किसी वस्तु को उठाने में, जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं, जैसे कि बाल्टी है, अगर आप उसे अपने हाथों से उठाते हैं तो उसमें जो हाथों के बीच जो फोर्स लगता है हाथों से ना, तो उसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल। फिर जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े जो हैं वो फूलते और पिचकते हैं, फूलते और पिचकते हैं, वो किसकी वजह से वो कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। उसके बाद देखते हैं बैल, घोड़े, गधे और जितने भी जानवर काम में लाए जाते हैं, जैसे कि ये फिगर देखिए, इसमें क्या है कि जितने भी ये एक बैलगाड़ी है और इसको ये पूरे अंदर जो पीछे सामान लदा हुआ है उसको खींच रहा है, तो ये जो इस पर फोर्स काम कर रहा है ना, ये कौन सा फोर्स हुआ? ये फोर्स है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आता है फ्रिक्शन यानी घर्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रिक्शन और घर्षण। देखो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी कोई चीज होती है, यानी एक अपना एक्सपीरियंस देखो कि जैसे अगर फर्श पे कोई भी बॉल अगर चल रही है तो देखते हो कि धीरे धीरे जाते लुढ़कते लुढ़कते धीमी हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है वो रुक जाती है। यानी यही चीज हम साइकिल चलाते समय भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब साइकिल चलाते हो और पैडल चलाना बंद करते हो तो धीरे धीरे साइकिल धीमी हो जाती है, उसके बाद रुक जाती है। ठीक, तो यही चीज होती है, किसकी वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ अनदर। क्या होता है कि कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर
कि फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके बीच होने वाली गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे ये देखो, ये सरफेस है हमारा, ठीक है, ये फर्श है और ये बॉल है। अगर मान लेते हैं बॉल इधर की ओर लुढ़क रही है तो इस पर जो फोर्स काम करेगा इस फर्श का, वो इसके अपोजिट साइड में काम करेगा, यानी जो इसकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या कर सकते, अगर मान लो कि कहीं पर भी अगर हम जा रहे हैं, जैसे अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैली सड़क पर हम फिसल जाते हैं तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण क्या होता है, घर्षण में कमी यानी फ्रिक्शन में कमी या अधिकता। क्या होगा, जितने भी लोग समझ में आ गया हो वो कमेंट करेंगे कि अगर हम मैली सड़क पे चल रहे हैं तो फिसलने का रीजन क्या हो सकता है। भाई इसमें फ्रिक्शन की कमी हो जाएगी, यानी ये जितना ज्यादा लगेगा उतना ही ये हमको ज्यादा रोकने की ये हमको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये कम हो जाता है, तो हम क्या होंगे, आगे की तरफ फिसलते चले जाएंगे। यानी अगर क्वेश्चन यह आ जाता है आपके पेपर में कि मैली सड़क पे या फिर केले पे या फिर फर्श पे लगे हुए तेल के कारण हम फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो यही होता है कि इसके फ्रिक्शन में कमी यानी घर्षण में कमी होता है। तो डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो फोर्स होता है ये इसके जो भी चीज मोशन कर रही है उसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में होता है। क्लियर इतनी चीज, इतना ही चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। ये क्या होता है, जैसे नाम से लग रहा है कि दो चीजें बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और कोई फोर्स अप्लाई करे तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। आप सोचोगे भाई कैसे, अभी तो हमने पहले पढ़ा था कि इंटरेक्शन हो जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है इंटरेक्शन होना, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो चीज दिखे ही। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो फोर्स हमको वो ऑब्जेक्ट दिखे कि कौन सी दो चीजें इंटरेक्ट हो रही। जैसे कि अगर मान लो कि पेड़ से कोई चीज गिर रहा है, कोई फ्रूट गिर रहा है, तो क्या, और वो गिरते समय जमीन पे आ रहा है, तो क्या उनके बीच कोई फोर्स लग रहा है कि उनकी स्पीड बढ़ गई है? नहीं, उनके बीच क्या है, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो अभी आप समझ गए होंगे कि संपर्क बल क्या होता है। कि असंपर्क बल क्या है, फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विद आउट कॉन्टेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट, यानी असंपर्क बल बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क के लगने वाला बल है। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, इसमें सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। यहां पर देखो, यहां पर ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय फोर्स में केवल इतना देखो कि ये दो मैग्नेट्स हमारे पास, इनके जब अपोजिट पोल्स यानी जो इनके विपरीत ध्रुव हैं वो जब एक दूसरे पास आते हैं तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जब अपोजिट मतलब एक सेम पोल होते हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये चीज जानो, यही चीज ये मैग्नेटिक फोर्स है, इनके बीच किसी फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद काम करते हैं। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, यानी ये असंपर्क बल का एक एग्जाम्पल है। फिर आगे देखो, आगे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल। स्टैटिक इलेक्ट्रो फोर्स क्या होता है, अगर आप कोई कंघी या पेन अपने सर पर रगड़ेंगे, अपने बाल पर, और कागज के थोड़े थोड़े टुकड़े रख के उस बाल पर रगड़ के तुरंत उस कंघी को या फिर पेन को कागजों के पास लाएंगे तो कागज उन कंघियों से या पेन से चिपक जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि उस कंघी को बाल में रगड़ने से एक उसमें चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर। क्या है कि एक चार्ज बॉडी द्वारा, मतलब एक चार्ज बॉडी के द्वारा किसी अनदर ऑब्जेक्ट को पर ये फोर्स करता है, यानी उस पर ये फोर्स एक्सर्ट करता है, चाहे वो जो अनदर बॉडी है, दूसरी बॉडी, वो चार्ज हो या ना हो। क्या है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर यह बल लगता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर यह बल लगता है, यानी जो दूसरे पिच लगाना है वो चार्ज हो या ना हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड या वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात
कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, और इस अट्रैक्शन को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि पेड़ से गिरता हुआ फल, मैंने अभी पहले भी बताया। और एक भी चीज और भी कि जैसे ये अर्थ है हमारी, ये मून, तो ये मून क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स है? ये क्यों बंधे हुए हैं, क्यों एक जगह पर ये हमको दिखाई देते हैं? क्योंकि ये अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से अर्थ है, अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? सन से जुड़ा हुआ है। तो अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है, और मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, थ्रस्ट या प्रणोद। बहुत सारी बुक्स में ये नहीं दिया है और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको फोर्स पता है तो इसका मतलब सेम वही चीज है, फोर्स ही थ्रस्ट है। क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे ये वस्तु है तो इसके लंबवत लगे, ठीक है ना, इधर से नहीं, इसके लंबवत, या तो इधर से लगे या तो इधर से लगे, ठीक है। तो यानी इसके अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक। तो ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है ना कि जैसे प्लेन्स के उड़ने के लिए, तो प्लेन भाई कैसे उड़ती है? उसमें जो फोर्स होता है वो नीचे से ऊपर की ओर ही तो काम करता है, तब तो प्लेन ऊपर जाती है ना। या फिर आपने ड्रोन देखा होगा, तो ड्रोन का भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो इन सब चाहिए, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट सेम वही है, क्योंकि ये भी एक फोर्स ही है, तो इसलिए इसका भी एसआई यूनिट न्यूटन ही होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर अगला आता है प्रेशर। अब इस पॉइंट पे आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का, जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पानी का प्रेशर, ना कि पानी प्रेशर नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पानी के प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे अगर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या प्रलोद को दाब कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये पेन है हमारे पास, ये पेन है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर मान लो कि ये चीज, ये पेन हम ऐसे रख के दबाते हैं, तो इस पर देखो, यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगहों पर देखना, इन दोनों जगहों पे देखो, अगर हम इसको तेजी से दबाएं तो क्या देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा देखो, यहां पर एक निशान बन गया और इस वाले हिस्से पे बड़ा निशान बन गया। तो क्या होता है कि ये सर्टेन एरिया ही तो था, और इस पर क्या है, इस पर ये फोर्स लगा पेन का, तो जो भी ये इसका जो भी ये चेंज हुआ ना, इसी को बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर बल बटे एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, क्योंकि इसको ब्लेज पास्कल ने खोजा था, तो उन्हीं की याद में इसका नाम पास्कल रख दिया गया है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये बात बताई, पेन वाला एग्जांपल दिया कि ये पेन अगर है और हम इस तरह से रख के अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो यहां पर हमको देखोगे कि अगर जहां इसका जिससे दबाव डालना है, अगर उसका एरिया स्मॉलर है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अगर यहां पर हम दबाएं इसको और तेजी से दबा दें, तो ये बताओ कि ज्यादा नुकसान किधर होगा हमारा? इस वाले साइड में हमको चोट लगेगी या इस साइड में हमारा ब्लड निकलेगा? भाई ब्लड हमारा इस साइड में निकलेगा जिधर ज्यादा नुकीला है। तो यही सेम चीज है कि अगर एरिया जो है वो स्मॉल होगा तो उस पर जो प्रेशर होगा वो लार्ज होगा, यानी जो लार्ज एरिया वहां पर स्मॉलर प्रेशर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप गद्दे पर खड़े हो, तो गद्दे पर अगर खड़े होंगे तो उस समय आपके जो फीट होंगे, आपके जो पैर के पंजे होंगे, उनका एरिया जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, उनका एरिया कम होगा, तो गद्दे पर प्रेशर ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी गद्दे पे लेट जाते हो तो वहां पर आपके पूरे बॉडी का एरिया आ जाता है, यानी वहां एरिया ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर भी कम हो जाता है। यानी कभी कभी ये भी देखते होंगे कि अगर हमें किसी चीज पर ज्यादा प्रेशर लगाना होता है तो हम वहां पर अपने पैरों का प्रयोग करते हैं। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? किक लगाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि पैरों के जो क्षेत्रफल है हमारे पंजे का, वो क्या है? कम है, जो एरिया है वो कम है, तो उस पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो यहां पर देख लेते हैं, जैसे ये मैंने फिगर भी ड्रा कर दिया है। तो यहां देखो, जैसे कील है, अगर कील को दीवार में ठोकना हो तो हम किधर से ठोकेंगे? इस तरफ से या इस तरफ से? भाई ऑफकोर्स इस तरफ से, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, दीवार में आसानी से चला जाएगा। और जिस तरफ का एरिया ज्यादा होगा उधर ये तरफ प्रेशर कम अप्लाई होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर समझ में आ रहा हो, तो अगर अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। आगे देखते हैं क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, द्रव जो और गैस के द्वारा भी बल लगता है। ये तो भाई पता ही है,
है ना। क्या होता है कि जैसे अ लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, क्या होता है, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी किसी बर्तन की दीवारों पर दाब लगता है, द्रव किसी बर्तन की दीवारों पर दाब लगाता है। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपके पास ये एक बर्तन है ना, एक कंटेनर है, उसमें यहाँ पर कुछ इस तरह के डिजाइन, यहाँ पर बॉल लगा दो। अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, जब यहाँ से आप पानी यहाँ पर वाटर फिल करोगे तो ये लगेगा कि ये भी फूलने लगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने इस पर क्या अप्लाई किया, प्रेशर, इस पर प्रेशर डाल रहा है। ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर ये हमारा एक बोतल है और इसमें हमने जगह जगह पर छेद कर दिया है, फिर हमने पानी डाला। अब पानी हम डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये हर तरफ से ये पानी जो है वो एक रफ्तार के साथ निकलना शुरू हो गई। एक चीज और भी देखो, जहां पर भी स्पीड होगी ना, सब जगह की स्पीड क्या होगी, ये सेम होगी। ठीक है, एक चीज और कि जैसे लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी इनकी जो भी लंबाई होती है, जहां जहां पर ये प्रेशर डालते हैं ना, ये सब जगह हर दीवारों पर समान रूप से ये दाब डालेंगे। मतलब जितना प्रेशर ये यहाँ डालेंगे उतना ही प्रेशर यहाँ डालेंगे, उतना ही प्रेशर यहाँ डालेंगे। ये बात क्लियर हुई। तो यानी क्या कह रहा है कि जो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मान लो कोई बोतल में वाटर भरा हो तो उसमें, उस बोतल में जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो मैक्सिमम कहां पर लगेगा। तो भाई देखो, ये जितना भी इसका पानी हम भरते जाएंगे इसका वेट बढ़ता जाएगा। अगर वेट बढ़ता जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा इसके बेस पर। ठीक है, तो इसके बेस पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। इतनी चीज आगे समझ में। तो ये जो होता है ना, कि जो प्रेशर होता है ये गैस भी करते हैं, यानी गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। गैसे भी बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालते हैं। तो जैसे गैस है, अब ये सोचोगे गैस है, जैसे बलून एग्जांपल ले लेते हैं। बलून, अगर आप उनमें हवा भरते हो तो बलून का क्या होता है, शेप चेंज होने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है भाई, ये प्रेशर की वजह से होता है। तो प्रेशर के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि यही रीजन होता है कि जो बैग और सूटकेस के जो हैंडल होते हैं, इसलिए वो चौड़े बनाए जाते हैं ताकि ये हमारे हाथों पर कम प्रेशर डालें। या फिर जो घर की दीवारें होती हैं, जो घर की नींव होती है, जो बेस होता है, वो भी चौड़ा बनाया जाता है ताकि उसके बेस पर दाब कम लगे, जो उसके ऊपर बिल्डिंग बनती रहे, तो इसकी जिसकी वजह से वो मजबूती बनी रहे। या फिर रेलवे की पटरी, कभी देखे होगे रेलवे की पटरी, तो उनके बीच में सीमेंट या लोहे की तख्तियां बनाई जाती हैं और वो चौड़ी होती हैं। चौड़ी इसीलिए होती हैं ताकि उन पर रेलगाड़ी जो दाब लगाए, जो भी प्रेशर लगाए, वो घट जाए। इतनी बात आ रही समझ में। इसीलिए सुई, आलपिन, इन सब चीजों को आगे से नुकीला बनाया जाता है ताकि ये कम क्षेत्रफल लें और आसानी से किसी भी जगह पर घुस सकें। उसके बाद आता है कि गद्दे के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। साथ में ट्रैक्टर आता है कि ट्रैक्टर के टायर इसीलिए चौड़े होते हैं ताकि ये दलदली जमीन पर फंसे नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ठीक है, उनका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर वो उस पर कम लगेगा। उसके बाद कोई भी चीज हो, जैसे द्रव, और ये जो द्रव होता है ये गहराई के साथ साथ ये क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया कि ये गहराई के साथ साथ इनका दाब भी बढ़ता जाता है। यानी जिस तरह से इनकी गहराई बढ़ती जाएगी इनका दाब बढ़ता जाएगा। यानी अगर ये आ जाता है कि सबसे ज्यादा दाब कहाँ लगेगा, तो सबसे ज्यादा दाब इनके बेस पर यानी इसकी पेंदी पर लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। और उसी तरह से ये गैस भी क्या करते हैं, दाब डाल। देखो अगला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। ये क्या होता है वायुमंडलीय दाब। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल जो होता है, ये जो पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर जो गैस का एक कवर बनी हुई है गैस की, यही भैया एटमॉस्फेयर होता है। या हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो द एनवलप ऑफ एयर ऑल अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। यानी हमारे चारों ओर स्थित गैसों का गोला, गुच्छा या लिफाफा जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि वायुमंडल क्या है, कि हमारे चारों ओर जो भी एयर अवेलेबल है वो वायुमंडल है। ठीक है, इतना याद रखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन एयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहने मतलब है कि वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी जो ये प्रेशर एयर लगाता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। इस फिगर से समझ जाओगे। जैसे ये फिगर है, ये कोई बॉक्स है और इसमें एयर भरी हुई है।
अब इसमें एयर भरी हुई है, तो यहां पर देखो तो ये इसका क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी क्योंकि जो इसमें प्रेशर डाला जा रहा है इसकी दीवारों पर, वो किसकी वजह से डाला जा रहा है भाई, एयर की वजह से ना, तो ये हो जाएगा इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता कहां है, यानी अगर हम अर्थ में जितना नीचे आएंगे इस सरफेस पर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, यानी इसके बेस पर, और जितना हम अर्थ से ऊपर होते हुए चले जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी जितना ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम, और जितना नीचे आओगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पर देखो एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। भाई अगर देखो तो प्रेशर ही तो है ना, जैसे बल और प्रणोद था, फोर्स और थ्रस्ट, वैसे ही प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आओ एक न्यूमेरिकल बताता हूं जो कि पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। इस न्यूमेरिकल को देखो, इस न्यूमेरिकल हो सकता है आपकी बुक में भी मिल जाए कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन बल लगाने पर कितना दाब आरोपित होगा। यानी क्वेश्चन ये है कि 120 सेंटीमीटर एरिया अप्लाइड 30 न्यूटन फोर्स, तो व्हाट विल बी द प्रेशर। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, हमें यहां पर क्षेत्रफल दिया गया, यानी क्या क्या दिया गया देख लो, हमें दिया गया है एरिया। क्या दिया गया है, एरिया, यानी हमें क्षेत्रफल दिया गया है। अब अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, यानी बल जो लग रहा है वो 30 न्यूटन का लग रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, आंसर आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, लेकिन यहां पर हमको ये सेंटीमीटर दिया गया, तो हम इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो अच्छा एक चीज ये बताओ भाई कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर स्क्वायर करें, 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये चीज समझ में आ रही है, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना हमको, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। बताओ ये बात आई समझ में। यानी अगर हमको इसे मीटर में चेंज करना हो तो हम इसको 120 इंटू 1/100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसको भाई सिंप्लीफाई कर लो, बहुत ही केयरफुली करूंगा क्योंकि एक वीडियो में यही थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर गया। तो ये 2 5 10 और ये हो गया 2 6 12। ये बात आ गई समझ में। तो हम यहां पर इतना ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा कि 6/5 इंटू 100, इतना ही लिख लो मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यही तो पढ़े थे, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर हमारा क्या होता है कि फोर्स हमारा जितना भी दिया वो रख लो। फोर्स हमारा कितना दिया गया, 30 न्यूटन, तो हमने यहां पर 30 रख लिया। एरिया हमारा कितना दिया गया, ये दिया गया 6/5 इंटू 100। बताओ भाई ये समझ में आया। तो यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं तो ये इधर चला जाता है, ये भी पता होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 30/6 इंटू 5 इंटू 100। ठीक है, अब यहां से इसको हम कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 25 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं इसलिए हमने पावर 2 रख लिया। ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम यहां देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में इस तरह का कोई मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर के पहले डेसिमल लगा लेते हैं। देखो जैसे जितने नंबर यहाँ डेसिमल आगे इधर की तरफ बढ़ाते रहोगे ना, अगर डेसिमल इधर की तरफ बढ़ाओगे तो इसमें इतने नंबर प्लस करते जाओगे पावर में। जैसे हम एक नंबर के ऊपर लगाएं 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा 3, तो यानी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह की ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और एक चीज और भी, ये जो फोर्स होते हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जैसे जो फोर्स होते हैं इनके जो जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, जो भी फोर्स होता है उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, जो रेशियो होता है उनके पृष्ठों पर जो भी फोर्स लगता है तो उनके प्रेशर के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक चीज ये दिया हो, क्वेश्चन ये दिया हो कि एक समान क्षेत्रफल के पृष्ठ, मान लो 2 चीजें हैं, ऐसे ये 2 चीजें हैं, इनका एरिया
इक्वल है और इन पर फोर्स लगता है, एक पर ये एफ फोर्स लगे और दूसरे पे 4F फोर्स लगे, तो अगर ये पूछ ले कि इनके बीच जो प्रेशर होगा उनका रेशियो क्या होगा, यानी इनके बीच दाबों का अनुपात क्या होगा, तो भैया इनके दाबों का अनुपात बिल्कुल वही होगा जो इन पर फोर्सों का जो भी अनुपात क्या रेशियो है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि F/4F, यानी जो भी रेशियो ऑफ प्रेशर, तो F बन जाए F, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1:4। तो ये भी आपकी बुक में मिलेगा, बुक में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो ये रही आज की क्लास, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। और चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।